आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, 29वां दिन अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम हैं। आइए हम नई बातों को भी सुनते हैं, अपने शरीर के लिए समय देते हैं ताकि हमारा चेतना स्तर उत्थान हो सके। आदरणीय साधक गण, योग मित्रों और आत्म जागरण की दिशा में निरंतर अग्रसर मेरे प्रिय दर्शकगण, आज का यह सत्र केवल एक योग कक्षा नहीं है, यह एक दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसमें आप अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी जैव ऊर्जा, बायो इंटेलिजेंस, अपनी प्रवृत्ति, अपनी आंतरिक संरचना और अपनी जीवन शैली की जड़ों को देखेंगे। आज हम साथियों एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज बहुत कम है। हमारे पास नवीनतम गैजेट है, नवीनतम मेडिकल टेस्ट है, नवीनतम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, लेकिन क्या हमारे पास स्वयं को समझने का समय है? हम पूछते हैं, मुझे यह रोग क्यों हुआ? मुझे यह तनाव क्यों है? मेरा मन अस्थिर क्यों है? लेकिन शायद हमें प्रश्न बदलना होगा, मैं कौन सी प्रकृति लेकर जन्मा हूं? मेरी ऊर्जा किस दिशा में स्वाभाविक रूप से बहती है? मैं अपनी मूल संरचना के विरुद्ध तो नहीं जा रहा? यही वह बिंदु है जहां आयुर्वेद हमारे सामने प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ा होता है। और आयुर्वेद का मूल अर्थ है जीवन का ज्ञान। यह केवल औषधि प्रणाली नहीं है बल्कि जीवन दर्शन है, लाइफ फिलॉसफी है। इसकी जड़ें हमें मिलती है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में, जहां स्वास्थ्य को केवल रोग रहित अवस्था नहीं बल्कि संतुलन, इक्विलिब्रियम कहा गया है। और आज इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस योगा सेशन डे 20 पर हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फेज। अब तक आपने आसन किए, प्राणायाम किया, ध्यान किया, शरीर को सुना, श्वास को महसूस किया। आज हम उस विज्ञान को समझेंगे जो इन सब के पीछे कार्य कर रहा। जरा ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति एक जैसा भोजन खाता है, फिर भी परिणाम अलग क्यों? हर व्यक्ति एक जैसी योग दिनचर्या करता है, फिर भी अनुभव अलग क्यों? एक व्यक्ति को गर्मी अच्छी लगती है, दूसरे को ठंड क्यों? क्योंकि हम सबकी जैविक संरचना समान नहीं है। और आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन हमें रोग की पहचान देती है, वहीं आयुर्वेद हमें व्यक्ति की पहचान देता है। और जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है तब वह केवल उपचार नहीं करता, वह अपने जीवन की दशा बदल लेता है। और आज का यह सत्र केवल ज्ञान नहीं देगा, यह आपको एक नई दृष्टि देगा, स्वयं को देखने की दृष्टि। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज सिर्फ सुनिए मत, अनुभव कीजिए। केवल नोट्स मत बनाइए, स्वयं का निरीक्षण कीजिए, अपने शरीर की भाषा को सुनिए, अपने मन की प्रवृत्ति को पहचानिए। क्योंकि जब तक हम अपनी मूल प्रकृति को, मूल प्रवृत्ति को नहीं समझते, तब तक हम जीवन के साथ संघर्ष करते रहते हैं। और जब समझ लेते हैं, जीवन सहज हो जाता है। आयुर्वेद कहता है, स्वास्थ्य किसी बाहरी दवा से स्थायी नहीं होता। स्वास्थ्य तब आता है जब जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, आहार, डाइट, व्यवहार, कंडक्ट और विचार, थॉट पैटर्न हमारी प्रकृति के अनुरूप हो जाए। और आज का सत्र इसी जागरूकता का द्वार खोलेगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या आपका मन बहुत तेजी से भागता है?
क्या आप अत्यधिक विश्लेषण करते हैं? क्या आप जल्दी क्रोधित हो जाते हैं? क्या आप भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ते हैं? क्या आपकी ऊर्जा सुबह अधिक होती है और शाम को? ये प्रश्न साधारण नहीं है, ये आपकी यांत्रिक संरचना की कुंजी है। हम यहां रोगों की सूची बनाने नहीं आए साथियों, हम यहां अपनी मूल प्रकृति को पहचानने आए हैं, वह प्रकृति जो जन्म से आपके साथ है। आज के सत्र में हम यह समझेंगे कि शरीर एक यांत्रिक मशीन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील ऊर्जा प्रणाली है। हर व्यक्ति की एक विशिष्ट जैव हस्ताक्षर, बायोलॉजिकल सिग्नेचर होती है। स्वास्थ्य का मार्ग एक जैसा सबके लिए नहीं हो सकता, और जब यह समझ विकसित होती है ना, तब योग केवल व्यायाम नहीं रहता, वह आत्म संबंध, सेल्फ अलाइनमेंट बन जाता है। आज हम केवल आयुर्वेद का अध्ययन नहीं करेंगे, हम आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। और आज का सत्र आपको यह सिखाएगा स्वयं का अवलोकन कैसे करें, अपनी ऊर्जा के पैटर्न को कैसे समझें, अपनी प्रकृति के अनुरूप जीवन निर्णय कैसे लें। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन संघर्ष नहीं, समन्वय, हारमोनी बन जाता है। तो आइए आज डे 20 पर हम स्वयं से एक मौन वचन लें। हम अपने शरीर के विरोध में नहीं, अपनी प्रकृति के साथ मिलकर जिएंगे। और आज हम बात करेंगे त्रिदोष की। हाँ साथियों, आपने दोषा अवश्य सुना होगा, यानी त्रिदोष, जहां संतुलन और जागरूक ये जीवन की दिशा को सिखाती है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे, आयुर्वेद के त्रिदोष और अपनी प्रकृति की पहचान। ये दोष एरर बीमारी वाला नहीं है। हम केवल शरीर नहीं है, केवल मन भी नहीं है, बल्कि हम तो एक जीवित ऊर्जा तंत्र, लिविंग बायो इंटेलिजेंट सिस्टम है। और इस तंत्र को समझने का सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक और समग्र माध्यम है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मूल दर्शन हमें सिखाता है, और ये सब मिलता है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में। इन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रियः प्रसन्ना आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयेत। अर्थात दोष, अग्नि, धातु, मल और मन, इंद्रियां सब संतुलित हो, वही स्वास्थ्य है। और आज का सत्र केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको स्वयं की प्रकृति पहचानने की दृष्टि देगा। साथियों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आखिर ये दोष क्या है। आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर पंच महाभूतों, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना है। इनसे 3 बायो एनर्जेटिक सिस्टम बनते हैं, वात, पित्त, कफ। इन्हें ही त्रिदोष कहते हैं। ये रोग नहीं है, ये नियामक तंत्र, रेगुलेटरी प्रिंसिपल है। जब ये संतुलित हो तो स्वास्थ्य, और जब असंतुलित हो तो रोग। मैं बात करूंगा पहला, वात दोष, जिसे गति का शासक माना जाता है। और इसमें तत्व होते हैं आकाश और वायु, और इसके गुण होते हैं जल, मूवमेंट, सूक्ष्म, शुष्क, हल्का और शीत। ये जानते हैं शरीर, ये हमारे शरीर का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप इसे मूवमेंट डायरेक्टर भी कह सकते हैं। वात दोष को श्वास प्रश्वास, स्नायु तंत्र, विचारों की गति, बोलना, रक्त संचरण सब यहीं से होता है। और अगर संतुलित वात हो ना, तो हमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नवाचार, तीव्र सीखने वाला व्यक्ति, उत्साही, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। और वही
अगर वात असंतुलित हो जाए ना तो गैस, कब्ज, चिंता, डर, अनिद्रा, जोड़ों का दर्द होने लगता है। अब बात यह है कि इसकी पहचान कैसे करें। तो यदि आप दुबले पतले हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जल्दी उत्साहित और जल्दी निराश होते हैं, यानी इमोशन ड्रिवन होते हैं, अनियमित भूख लगती है, तो आपके भीतर वात प्रधानता हो सकती है। दूसरा मैं बात करूंगा पित्त दोष, जिसे अग्नि का स्वामी कहा गया है। इसके तत्व होते हैं अग्नि और जल। इसके गुण हैं उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, लघु। ये पित्त हमारे शरीर का मेटाबॉलिक मैनेजर होता है और यह हमारे लिए पाचन, बुद्धि, निर्णय क्षमता और शरीर का ताप नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगर संतुलित पित्त हो ना तो नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होते हैं, वो कैपेबिलिटी आते हैं, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होता है, हम साहसी होते हैं, हमारे सेल्फ स्टीम्ड ज्यादा होते हैं। और यही अगर असंतुलित हो जाए पित्त तो अम्लता, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, मेंटल एगोनी, स्किन डिजीजेज और बाल झड़ना आदि तमाम बीमारियां हो सकती हैं। और इसकी पहचान आप कैसे करें। तो अगर आप मध्यम कद काठी, तीव्र भूख, गर्मी सहन न होना और क्रोध जल्दी आना, तो आप जान जाइए कि आप पित्त प्रमुख हो सकते हैं। और तीसरा और अंतिम दोष है कफ दोष, जिसे स्थिरता का आधार कहा गया है और इसके तत्व हैं जल और पृथ्वी। इसके गुण भारी, अस्थिर, शीतल, स्निग्ध। ये कफ हमारे शरीर का जानते हैं साथियों स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, जो कि प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, हमारे जोड़ों का लुब्रिकेशन, स्नेहन, स्थिरता और सहनशीलता, इंडोरेंस लाता है। अगर संतुलित कफ होता है तो हम शांत होते हैं, अस्थिर होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, ट्रस्टवर्थी होते हैं। और यही अगर असंतुलित हो जाए तो हमारे वजन बढ़ने लगते हैं, आलस्य आ जाता है, सर्दी बलगम हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं। तो आपको इसकी पहचान कैसे करना है। तो यदि आप भारी शरीर वाले हैं, धीमी गति वाले हैं, मीठा पसंद करते हैं, देर तक सोते हैं, तो आप कफ प्रधानता संभव है। हर व्यक्ति एक गुण वाले ही होते हैं या बहुत। हमारा प्रयास होता है योग के माध्यम से कि इन त्रिदोष को संतुलन में लाएं। इसकी बड़े ही आसान सी और व्यवहारिक विधि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा साथियों। पहला स्टेप तो है कि अपने शरीर का निरीक्षण कीजिए। अगर आपको जानना है कि हम त्रिदोष में कौन सा दोष हमारे हैं, यानी कि हमारा प्रकृति कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा। दोष यहाँ रोग और बीमारी वाला नहीं है, ये दोष, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है, किस कैटेगरी के आप है। तो अपनी सबसे पहले स्टेप है कि अपने शरीर का निरीक्षण करें। आपकी कद काठी कैसी है, त्वचा शुष्क है या तैलीय है, ड्राई है या वायली है, पसीना अधिक या कम आता है, बाल पतले हैं या घने हैं, ये जांचिए। दूसरा स्टेप है अपनी पाचन शक्ति का, कि भूख नियमित है, गैस बनती है क्या, एसिडिटी होती है क्या, भारीपन रहता है क्या। अब तीसरा स्टेप जो है यह मानसिक प्रवृत्ति का है, जल्दी घबराते हैं क्या, तब वात है, जल्दी क्रोधित होते हैं क्या, तो पित्त है, और भावनात्मक रूप से चिपकाव अधिक आता है क्या, तब कफ है। और स्टेप 4 है मौसम प्रतिक्रिया, ठंड से परेशानी होती है क्या, तब वात है, और गर्मी से परेशानी है तो पित्त है, और आर्द्रता से परेशानी है, ह्यूमिडिटी से, तो आपको कफ त्रिदोष के अंदर आता है। और मैं योग स्थल में ये आयुर्वेद की बात क्यों कर रहा हूं, कल मैंने बात किया था कि चोली और दामन का संबंध होता है, योग और आयुर्वेद, योग और त्रिदोष का एकीकरण। आज डे 20 पर हम इंटीग्रेशन समझेंगे,
वात के लिए कौन कौन से योग होते हैं? तो ये स्थिर आसन होते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, योग निद्रा। और पित्त के लिए शीतली प्राणायाम, चंद्र नमस्कार, ध्यान। वहीं कफ के लिए सूर्य नमस्कार, तेज विन्यास, कपालभाति आदि होते हैं। यहां मैं आपको डाइट के लिए भी गाइडलाइन बता दूं कि अगर वात प्रकृति का है आप, तो गर्म तैलीय सुपाच्य भोजन लीजिए। और अगर पित्त प्रकृति के हैं तो शीतल, मधुर, कम मसालेदार लीजिए। और कफ प्रकृति के हैं तो हल्का, गर्म, कम मीठा खाइए। और अगर तीनों को संतुलित करना चाहते हैं तो तीनों की बात मान लीजिए। ये हम चेतना का आयाम की बात करते हैं साथियों। ये दोष केवल शरीर में नहीं, हमारे मन में भी है। वात मन से चिंता होता है और पित्त मन से आलोचना होता है, वहीं कफ मन से आसक्ति होती है। और योग का लक्ष्य है दोष से परे जागरूकता। और आज आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद, आज फंक्शनल मेडिसिन, गट ब्रेन एक्सिस, क्रोनोबायोलॉजी, ये सब आयुर्वेद के सिद्धांतों की पुष्टि कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं। और आपको क्या करना है जानते हैं? टेक अवे क्या लेना है? तो जागरूक जीवन के 10 नियम याद रखिए। पहला है नियमित दिनचर्या, दूसरा है सूर्य के साथ जागना, यानी कि सूर्योदय से 2 घंटे कम से कम पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ऋतु अनुसार भोजन, स्क्रीन टाइम सीमित, गहरी श्वास, लंबी श्वास, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्याप्त नींद और मौन का अभ्यास। दिन भर बकर बकर बोलने की जरूरत नहीं है। कृतज्ञता उस परम आत्मा के प्रति। और अंत में 10वां है आत्मनिरीक्षण। साथियों, आप बीमारी का नाम नहीं है, आप अपनी प्रकृति हैं। आपकी प्रकृति ही आपकी शक्ति है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं ना, तो आधा उपचार स्वतः हो जाता है। आज डे 20 पर संकल्प लेके जाइए, मैं अपनी प्रकृति पहचानूंगा, मैं अपने दोष संतुलित रखूंगा, मैं योग और आयुर्वेद को जीवन में उतारूंगा। याद रखिए, स्वास्थ्य बाहर से नहीं आता, अंदर से प्रकट होता है। और आज हम जिस त्रिदोष की बात कर रहे हैं साथियों, यह हमारे लिए बड़ा ही अहम विषय है, इसलिए मैंने आज शामिल किया। और आज का यह सत्र कुछ देर में, अभी तो हम वार्मिंग अप कर रहे हैं, समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत का यह संकेत होने वाला है। ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान को जीना आवश्यक है साथियों। और आज आपने यह समझा कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, आपकी ऊर्जा प्रकृति अलग है, आपका पाचन अलग है, आपकी मानसिक प्रतिक्रिया अलग है, आपका तनाव सहनशीलता स्तर अलग है, और इसलिए आपका स्वास्थ्य पथ भी अलग होना चाहिए। जब आप अपनी प्रकृति को पहचान लेते हैं ना, तब आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। आप यह नहीं सोचते कि वह ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आप यह सोचते हैं मेरी प्रकृति क्या कहती है। यही जागरूकता है, यही अवेयरनेस योगा का सार है। और आज के बाद जब आप भोजन करेंगे ना, तो केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार चयन करेंगे। और जब आप योगासन करेंगे ना, तो केवल कैलोरी बर्न के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन के लिए करेंगे। जब आप क्रोधित होंगे ना, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, पहले पहचानेंगे यह आपकी आंतरिक प्रवृत्ति है या असंतुलन का संकेत। यह सत्र आपको निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब आपको हर छोटी समस्या के लिए बाहरी समाधान नहीं ढूंढना होगा, आप स्वयं अपने पहले चिकित्सक बन सकते हैं। इसलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं होता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। यह प्रतिदिन के छोटे छोटे सजग निर्णयों का परिणाम है। आप जब सुबह उठते हैं, आपकी पहली श्वास ही आपकी प्रकृति की सूचना देती है, आपकी पहली सोच ही आपके मानसिक संतुलन का संकेत देती है।
आपकी पहली भूख ही आपके पाचन की स्थिति बताती है। और यदि आप सजग हैं तो आपका शरीर प्रतिदिन आपसे संवाद करता है। और आज डे 20 पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी प्रकृति को समझकर उसे सम्मान दीजिए, उसे दबाइए मत, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे संतुलित कीजिए। संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही शांति है, संतुलन ही योग है। और जब हमारा शरीर संतुलित होता है ना, तब मन स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होता है ना, तो बुद्धि स्पष्ट होती है। और जब बुद्धि स्पष्ट होती है ना, तो हमारे जीवन के निर्णय सरल हो जाते हैं। और आज से आप केवल योगाभ्यासी नहीं रहेंगे, आप जागरूक साधक बनेंगे। आपके निर्णय आपके शरीर के अनुरूप होंगे, आपकी दिनचर्या आपकी प्रकृति के अनुरूप होगी, आपका आहार आपकी ऊर्जा के अनुरूप होगा। और यही समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ है। मैं आपको एक अंतिम चिंतन देकर आगे के अभ्यास में जाना चाहूंगा कि जब आप स्वयं को समझ लेते हैं तो आप संसार को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब आप अपनी प्रवृत्ति में शांति में होते हैं ना, तो आपके संबंधों में भी शांति आती है। जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है तो आपकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। और आज का सत्र यहीं विराम लेता है, लेकिन आपकी जागरूकता की यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। आइए हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं। मैं स्वयं को जानने का प्रयास करूंगा, मैं अपनी प्रकृति के अनुरूप जीने का साहस रखूंगा, मैं संतुलन को प्राथमिकता दूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। ये CHS या डॉक्टर या फैमिली या किसी और के प्रति नहीं, यही अवेयरनेस है, यही योग है, यही आयुर्वेद का सार है। आप सभी को साधना के इस मार्ग पर निरंतर प्रगति की शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। बैठ जाइए, बैठिए। वज्रासन। वज्रासन। और ये महामुद्रा, एक पैर आगे, सिर्फ एक पैर। बैठिए। सिर्फ एक, हाँ, इसको आराम से ऐसे पकड़िए, आराम से पकड़िए। घुटना सीधा, पकड़े रहिए, पकड़े रहिए। हाँ, फिर लेग स्विच कीजिए, जब तक पकड़ सकते हैं पकड़िए। ये एक प्रॉपर वज्रासन में रहेगा। इस पर पंजा पर ऐसे करके पंजा पर बैठ जाइए, पकड़िए, पकड़े रहिए, सिंपल। इसी में और भी बहुत कुछ है। ये पहला चीज ये है, फिर से स्विच कीजिए, 4 बार करेंगे। घुटना सीधा कोशिश कीजिए। हाँ, अब हो गया घुटना सीधा। एक्सहेल करके करेंगे ना, तब होगा। ये कोर को इंगेज करके रखिए, होगा। हाँ, फिर से ये पूरा अच्छी तरह से बैठ जाइए पंजा पर। पकड़िए,
तीन हो गया, एक और कर लेंगे अंतिम, 4 करेंगे। बिल्कुल सीधा घुटना कोशिश कीजिए जितना होता है, और ये पकड़िए, ये महामुद्रा का हिस्सा है, ये पकड़े रहिए थोड़ा देर। पकड़िए, आपकी इनर थाई खुलेगा। अब दोनों पैर को दंडासन में ले आइए, दंडासन, दंडासन। अब दोनों को पकड़िए, जो हम बारी बारी से कर रहे थे, दोनों को पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ के रहिए, पकड़िए, एक्सेल करके, फिर से इनहेल नॉर्मल, और यहाँ स्लोली जाइए एक्सेल करता हुआ, इसको खींचिएगा, खींच के पकड़िए, एक्सेल करके जाइए, नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, फिर वापस, ये देखिए 1 2 कीजिए, ये जो है ना, ये सटाइएगा टोज में धीरे धीरे, 1 2 एक्सेल करके जाइए, 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसी को साइड वाइज ले जाइए ऐसे, 1 2 3 4, ये जो टखना है ना, टखना साइड से ले जाइए, 5 6 7 8। ठीक है, अब फिर से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब साइड वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऊपर की ओर जाएंगे, फाइनल वाला। अब देखिए कैसे मूवमेंट हो जाएगा, 1 पकड़े रहिए, 1 वापस, 2 वापस, सप्लाई नहीं, 3 4 5 6, धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, 7 8। रिलैक्स, दंडासन में आके रिलैक्स कीजिए। अब देखिए एक घुटना को मोड़िए, बाएं घुटना, इसको घुटना को सीने में सटाइए, सीने में सटाइए, हाँ पूरा सटा करके, और इसको यहाँ, इसको ऐसे खींचिए, ये जो हिल है ना, हिल भी नीचे ग्राइन एरिया में आएगा, पूरा सटाइए इसको, ये नीचे भी सटेगा, ऊपर भी सटेगा, सटाइए, इसको ऐसे खींचिए, इसको देह में सटाइए, और ये ऊपर की ऐसे झुकेगा नहीं, उकड़ू नहीं बनेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, और इसको इधर खींचिए, ये पैर को सर एक सर, ये इसको ऐसे खींचिए, हाँ इसको ऊपर की ओर, इसको नीचे की ओर, हाँ फिर लेग स्विच कीजिए, इसको पूरा सीने में सटाइएगा, अपर बॉडी ऊपर जाएगा, लोअर बॉडी नीचे जाएगा, इसका सटाइए, हाँ इसको नीचे भेजिए, नजरे ऊपर की ओर, हाँ नजरे ऊपर, हाँ फिर से लेग स्विच, हाँ ये पूरा सटाइए इसका, और ये ऊपर देखिए, इसको नीचे, नीचे पूरा, हाँ खींचिए, हाँ पकड़िए, इसको खींचिए ऊपर का, हाँ खींचिए, हाँ
जितना हाइट गेन कर सकते हैं हाइट गेन कीजिए। हाँ, ये गेन कीजिए पूरा हाइट। हाँ, इनहेल कर करके हाइट गेन कीजिए। लेग स्विच कीजिए। इसको पूरा सटा लीजिए। लास्ट। रिलैक्स रिलैक्स। आ जाइए, इस पर इंड पर आइए, इंड पर आइए। यहाँ क्यों नहीं पर आई? हाँ, एक पैर को उठाइए, धीरे 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 उठाइए। हाँ, डाउन। दूसरे को डाउन। अल्टरनेट कीजिए। इनहेल करके पैर उठाइएगा। हाँ हाँ, इनहेल धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं, बढ़ेगा। हाँ, उठाइए पूरा, और जितना ऊपर ले जा सकते लीजिए। अब यही जो हम उठा रहे थे ना, पैडलिंग करके ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे किक जैसा आता ना, ये एक्सेल करके रिलैक्स। नॉर्मल आ जाइए, नॉर्मल दंडासन। अब इसी को हम रोटेट करेंगे अपने जांघ को, ठीक है? कैसे करते हैं, आइए नीचे आए। अभी जो हम उठा रहे थे, सर्कल बनाएंगे, घुटना सीधा रखते हुए सर्कल बनाएंगे। 2 बार हो गया, डायरेक्शन चेंज। हाँ हाँ, फिर लेग स्विच, 2 बार के बाद डायरेक्शन चेंज, और 4 बार के बाद लेग स्विच। बड़ा से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, जांघ पर तो हो ही रहा, हाथ पर भी असर आ रहा होगा। हाथ का भी लग रहा होगा फट रहा है ना, पूरा बॉडी इसमें आ जाता है। रिलैक्स। अब हेड डाउन। हाँ, शवासन। शवासन में जाइए। हाँ, नॉर्मल सांस होने दीजिए। रिलैक्स फॉर ए वाइल। रिलैक्स कीजिए, सांसों को नॉर्मल हो जाने दीजिए। शवासन ऐसा चीज़ है, आप शुरुआत में भी कर सकते हैं, बीच में भी, अंत में भी। जब भी आपको लगे कि एनर्जी कम हो रहा, थकावट ज़्यादा, आप ले सकते हैं। शुरुआत भी शवासन से किया जा सकता। सपोज आप बहुत थके हुए मतलब कहने का ये नहीं कि फिजिकली थकावट ही, कई बार मेंटल थकावट भी हो जाता है, इमोशनल थकावट भी हो जाता है। कई तरह के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, वो भी हमें थका देते हैं। उन विचार से भी हम थक जाते हैं, उनको भी हटा देता है शवासन। बिल्कुल जीरो। आजकल कौन फिजिकल वर्क करता है? कोई नहीं करता। तो फिजिकल से ज़्यादा हम मेंटल थक जाते हैं, उन थकावटों को भी दूर करता है ये शवासन। बिल्कुल नॉर्मल होने दीजिए सांस को, नॉर्मल, रिलैक्स। जो शवासन का पैरामीटर है, पैर से सर तक विश्रांति प्राप्त कर रहा हमारा शरीर। और ये जो कोर वाला एरिया है, इसको जमीन में दबा के रखिएगा, उठा के नहीं, इसको पूरा दबा के रखिए।
अभी देखिए सांस धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा। कोर को पूरा ऐसे दबा के रखिएगा, ऐसे जो लोअर बैक है ना उठा के मत रखिएगा। हम उठा के रखते हैं थोड़ा देर के लिए लगता है बड़ा आराम है, लेकिन वो उससे हमारा पोस्चर खराब हो जाता। कितना भी आप ताम झाम एक्सरसाइज कीजिए और अगर स्पाइन ही टेढ़ा है तो क्या करेगा, वो पेट को निकाल देगा। स्पाइन सीधा होता तो पेट अपने आप नीचे की पीछे की ओर जाए। आप देखिएगा जिसका पेट निकला हुआ उसका पीछे स्पाइन भी मुड़ा रहता है। स्पाइन सीधा हो गया तो पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। पेट कोई ज़्यादा नहीं निकलता है, स्पाइन बेंड हो जाता है। आप गौर से देखिए, मोटा व्यक्ति को एस जैसा होगा, एकदम पूरा पीछे से झुक जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे निकल गया, पीछे से झुका है। इसको कोशिश कीजिए ऐसे दबाने का। फील कीजिए कि उस लोअर बैक को आप दबा रहे हैं। ये कोर को जो हम इंगेज करते हैं वो वाला क्षेत्र को जमीन से सटाइए इंटेंशनली। हाँ, फिजिकली मतलब पीठ उठा के नहीं करना है, अंदर अंदर ही हो जाएगा, चेस्ट के मूवमेंट से हो जाता है। रिब केज से आप करेंगे ना, जब रिब केज फुलाएंगे तो उसमें कंप्रेशन आएगा, उसको सटाइए। हाँ, रिब केज से अंदर अंदर सिस्टम सब बना हुआ। ये देखिए, चेस्ट को फुलाइए। जब चेस्ट फूलेगा ना, वो स्पाइन जो है L1 से L5 वाला वो ऐसे जाएगा नीचे। ये देखिए, हाँ, उसको दबाइए, ऐसे दबाइए। हाँ, दबाइए, क्योंकि अभी हमारा बॉडी एकदम गर्म है ना, जैसे चाहेंगे ऐसे हो जाएगा। लोहा जैसे गर्म हो जाता है ना, रेड हॉट, ऐसे हमारा बॉडी रेड हॉट कंडीशन में है पूरा। उसका लाभ उठाइए। ये देखिए, और एक बार स्पाइन अगर अपना शेप पकड़ लिया ना, वो पकड़े रहेगा, फिर इतना आसान नहीं कि वापस चला जाएगा, एकदम गेन कर लेगा। ये अब दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, दोनों हाथ को पीछे, और एक्सेल करता हुआ ये टोज को पकड़िए ऊपर। यहाँ आइए, उठ के बैठिए, एक्सेल करता हुआ यहाँ बैठिए थोड़ा देर। और स्प्रिंटर जैसा, जैसा क्रैकर छूटता है ना, ऐसे छूटिए, लेकिन सर को मत फोड़िएगा। सर को आराम से, पता लगा ज़्यादा जोश में आ गए सर ही पटक लिए, वो नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ऐसे पूरा हाथ स्प्रिंटर जैसा, ठीक है। फिर से इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसे हाथ पूरा फैला लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कोर को पूरा इंगेज रखिएगा। ये सिक्स एप्स के लिए होता है, पेट का पूरा जो है ना चर्बी खत्म करने के लिए होता है। वहां रह ही नहीं सकता, संभव नहीं कि रह जाए वहां। रिलैक्स, अब बैठिए। देखिए अब क्या करना है, यहाँ बैठे हुए ना, यहाँ बीच में बैठिए, और यही बैठे बैठे लेटना है। सर को हिट नहीं कराना, सर को सुरक्षित रख के। ये देखिए, स्प्रिंटर बोलते हैं। ऐसे फिर से बैठ जाइए, एक्सहेल करके, ऐसे फिर से आइए। देखिए, पूरा एकदम चेस्ट को ओपन कीजिए, ऐसे एक्सहेल करके जाइए। ऐसे हाथ रखे यहाँ, हाँ, फिर से ऐसे नॉर्मल। पूरा देखिए, आपको रिप पर आ रहा होगा। 2 बार और। रिलैक्स, फिर से शवासन में चले जाइए। शवासन, अब साइड वाइज हो जाएंगे। अनंतासन, साइड वाइज आइए। अनंतासन, यहाँ, हाँ, साइड वाइज आइए। हाँ, ये कमर पर हाथ रखिए। हाँ, एक पैर उठाइए स्लोली, जितना उठता उठाइए, डाउन।
8 टाइम्स। जितना हाइट गेन करता है गेन कराइए। इनहेल करके वॉइड होना है। आराम आराम से जागरूकता के साथ साइड स्विच कीजिए। रिलैक्स। अब इसी को देखिए, हाथ यहाँ आगे की ओर रख लीजिए और कमर वाला पोर्शन उठाइए। देखिए उठता है क्या? हाथ बीच में रख लीजिए, बीच में जैसे यहाँ पर रख लीजिए और कमर वाला पोर्शन को कोशिश कीजिए उठाने का। थोड़ा सा उठेगा, हाँ उठाइए उठाइए, बहुत मेहनत पड़ेगा। उठाइए उठाइए उठाइए, उठे ना उठे, प्रयास होना चाहिए, बस प्रयास की कीमत है। ठीक है, उठने का नहीं, उठाने की कोशिश कीजिए कि कमर उठा लें। हल्का सा उठेगा, हाँ बॉडी को सीधा रखिए, दोनों पैर को जोड़ के, हाँ हल्का सा बस प्रयास कीजिए। हाँ उठाना इतना सरल नहीं है। अब यही साइड प्लैंक वाला में आ जाइए। ये देखिए साइड प्लैंक है, ये केवनी पर आ जाते ना साइड प्लैंक, ये साइड प्लैंक में आइए। अब यहाँ रखिए, अब उठाइए, ये फिर से डाउन अप डाउन अप डाउन। देखिए अभी जिली उठ रहा ना, 8 बार। साइड स्विच कीजिए, साइड स्विच। रिलैक्स, सुखासन में बैठ जाइए। हाँ अब देखिए, हम जस्ट 30x1 का प्राणायाम करेंगे, क्योंकि मुद्रा में जा रहे हैं तो मुद्रा प्राणायाम के बाद होना चाहिए। इसीलिए प्राणायाम जस्ट सिंबॉलिक तौर पर कपालभाति, ये हमारे कूलिंग डाउन वाला भी काम करेगा, क्योंकि अभी बॉडी बहुत ही हाइपर मोड में है हम लोग का। कपालभाति, अब आ जाएंगे अनुलोम विलोम में, आ जाइए। उतना ही अवधि कपालभाति हमें गर्म कर दिया फिर से। अब अनुलोम विलोम जाएंगे विष्णु मुद्रा से, अल्टरनेट नोस्ट्रल। सिर को लेवल में ही रखते हुए इनहेल करेंगे। यहाँ से इनहेल किया, यहाँ होल्ड की स्थिति में जलंधर बंद लगा लिया नीचे की ओर, और यहाँ दूसरे नाक से निकाल दीजिए। फिर से अब दूसरा वाला ऐसे लेंगे, यानी कि राइट से लेंगे, छोटा सा लेंगे, होल्ड करेगा, और यहाँ बहुत बड़ा एक्सेल 1:4 का रेशियो।
ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण। जो कपालभाति है इसे प्राणायाम कहते हैं, लेकिन कायदे से प्राणायाम के अंदर नहीं आता है, क्रिया के अंदर आता है, सत्कर्म की क्रिया है। हम आगे सीखेंगे। हठ योग अभी शुरू किया हूँ ना, हठ योग तो एक क्रिया है कपालभाति, लेकिन लोग प्राणायाम के नाम से उसे जानते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भंवरे जैसा आवाज, ये कान अंगूठा से कान को बंद कर लिया और 3 अंगुली जो है ये रखेंगे आँख पर, जस्ट रोशनी को बंद करने के लिए, दबाव डालने के लिए नहीं। तर्जनी को ललाट पर और म वाला उच्चारण के साथ एक्सहेल करता हुआ ध्वनि निकालेंगे। अंदर वाइब्रेशन होगा खोपड़ी में। आँख बंद ही रहेगा। उज्जाई में आएंगे। छोटे बच्चे के खर्राटे की ध्वनि कंठ से निकालेंगे। नीचे चिन्ह मुद्रा ही रहेगा, वो कंटिन्यू बनना। आँख बंद ही रहेगा, आँख बीच में खोलने की जरूरत नहीं है। इनहेल करता हुआ 8 टाइम्स करेंगे। लास्ट 2। अब हम अपना सबसे प्रिय क्षणमुखी मुद्रा में आएंगे। सब कुछ पता है। इनहेल कीजिए मुंह से, 8 टाइम्स करेंगे। होल्ड के टाइम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जो वायु ग्रहण कर रहे हैं मुंह से श्वास के द्वारा, इसे खोपड़ी वाले हिस्सा में ही रखेंगे, गला से नीचे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, लॉक कर देंगे वहां। ये हमारे बेसिकली फेस के लिए है, खोपड़ी वाले हिस्से के लिए। लास्ट 2। रिलैक्स। अब हम मुद्रा के क्लास में आते हैं। आज का क्लास मुद्रा का नाम है उन्मनी मुद्रा। उन्मनी मुद्रा में क्या होता है? सोच अंदर ले जाना। यूजुअली क्या है, हम सोचते रहते हैं बाहर की बातें, खासकर वो बातें जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। तो ये व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बनाता है। जब हमारा एनर्जी संचित रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसी के लिए तो ये मुद्रा, जैसा कि मैंने बताया कि उंगलियों का होता है, हाथ का होता है, आँख का होता है, तो ये अंदर का मन का है। इसमें कुछ फिजिकली आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए, मेडिटेटिव पोज में आ जाइए। उन्मनी मुद्रा बोलते हैं। ये देखिए, और यहाँ सामने देखिए, आँख को पूरा ऐसे देखिए,
चिढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि पेनफुल स्टेट में ले आना है, लेकिन पूरा आँख ऐसे बड़ा कर लीजिए, पूरा ऐसे जैसे बहुत बड़ा स्क्रीन मेरे पास आ गया है, पेनफुल में नहीं ले जाना है, बहुत बड़ा स्क्रीन है मेरे पास, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ अभी हम इनहेल करके आए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इनहेल करके आए हैं, इनहेल करके आइए, इनहेल। अब आपको यहाँ तक रुक जाइए। अब देखिए क्या करना है, आँख को सुन लीजिए, आँख जैसे अभी खोल लिया ना, यहाँ इनहेल करके आए ना, अब एक्सेल वाला काम होना है, ठीक है। दूसरा, आँख धीरे धीरे बंद करना है, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। और सजगता क्या करना है, हमारे 7 चक्र होते हैं, बताता हूँ ना डेली, ये 7 चक्र जो यहाँ है दोनों गेट के बीच, वहाँ मूलाधार चक्र बोलते हैं। ये महसूस करना है कि जो हम एक्सेल कर रहे हैं ना, ये अंदर जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, यही महसूस करना है। ये मुद्रा का हिस्सा है, आपको टेंजेबल कुछ नहीं है कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये अंदर है, ये ध्यान की मुद्रा है। ध्यान लाने के लिए, ध्यान को एक्चुअल जो बोलते हैं ना ध्यान में जाने के लिए, वहाँ के लिए चाहिए हमें अंदर ऐसे ऐसे ऐसे। आँख धीरे धीरे बंद होगा, ऐसे ऐसे बंद होगा, ऐसे ऐसे सांस भी छूटेगा धीरे धीरे। और ये आपको सजगता, जो ये सजगता के खेल है, मतलब बताना दिखाना बहुत ही मुश्किल है, आपको फील करना है कि 7 चक्र को ऐसे 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 भेद रहा है, भेद रहा है, भेद रहा है। फिर जब इनहेल कर रहे हैं तो यहाँ से ऐसे उठ रहा है, मूलाधार से, है ना, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, सबको पार करता हुआ यहाँ सहस्रार चक्र पर जा रहा है। तो इसमें यूजुअली ध्यान में हम क्या करते हैं, आँख बंद कर लेते हैं, इसमें आँख खुलेगा, है ना, ये देखिए इनहेल किए ना, खुला, और जब एक्सेल करेंगे धीरे 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 गया। जब मूलाधार, आप ये कल्पना कीजिए कि मूलाधार पर जा चुका है, ठीक है, तो उस टाइम पूर्णतः बंद हो जाएगा। और वहाँ से फिर इनहेल जब करेंगे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ ये मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये आँख खुलेगा, आँख बंद होगा। समझ गए, बहुत ही सूक्ष्म है, करते करते आपको पकड़ाएगा। तो इसके फायदा क्या होते हैं, ये इतना सूक्ष्म है ना कि कुछ दिखा नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, ये सिर्फ महसूस करने की चीज़ है। तो इससे क्या होता है, हम बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, शांति और स्थिरता आता है, एक्चुअल हम ध्यान लगने लग जाता है, क्योंकि कितना सूक्ष्म चीज़ पकड़ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं। चलिए, समझ गए व्यवस्था, पूरा प्रोसीजर समझ गए ना, बहुत ही सूक्ष्म है। मेनली सजगता, अवेयरनेस की बात है, कैसे शिफ्ट होता है। चलिए आँख खोलिए, पहले पूरा आँख इनहेल करके आइए, हम उन्मनी मुद्रा, आँख खोल के फिर धीरे 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 शिफ्ट कीजिए, धीरे 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 कल्पना कीजिए, मूलाधार पर पहुंच गया। अब मूलाधार बने रहिए थोड़ा देर तक। अब यहीं सजगता को उठाइए, मूलाधार से उठ रहा। ये कल्पना कीजिए कि बीच में आप फोटो देखिएगा, 7 चक्रा, गूगल कीजिएगा, पूरा फोटो दिखेगा, 7 चक्रा बीच से ऐसे उठता है, ऐसे उठाइए, पार होता। ये 7 जो है स्टेशन है, हल्का 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 ऐसे। आँख खोलिए, आँख खोलिए, और यहाँ सहस्रार में पहुँच जाइए। इनहेल करता हुआ ऐसे उठिए, नॉर्मल हो गया। ये 1 चक्र हुआ, एक बार नीचे गया, एक बार ऊपर आया, 1 चक्र होगा। तो इसी को हम 4-5 चक्र, मतलब मैक्सिमम 10 मिनट कर सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता। धीरे धीरे लगेगा, अभी आपको लगेगा कि मतलब कुछ नहीं हो रहा, मेरे मुट्ठी में ही कुछ नहीं आ रहा, धीरे धीरे आने लगेगा। आइए, ये 1 चक्र हुआ, फिर से आँख पूरा खोल लीजिए, कंप्लीट। दर्द से पहले वाला स्टेट में जाइए, पूरा आँख खोलिए। हाँ, अब एक्सेल करता हुआ धीरे 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 आँख बंद कीजिए। सजगता को, 7 चक्र को पार कराइए, मूलाधार पर ले जाइए, मूलाधार पर स्थिर कर लीजिए। थोड़ा देर होल्ड किया स्टेट में, कुंभक बोलते हैं, कुंभक की स्थिति में रहिए। जब कुंभक वाला खत्म हो गया, इनहेल कीजिए, जैसे कुआं से सामान निकलता है ना, ऐसे समझिए। 7 चक्र को भेदता हुआ ऊपर उठ रहा है,
ऐसे ऐसे। हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, अंतिम में आता है ये आज्ञा चक्र के बाद सहस्रार चक्र। ऐसे 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 ऐसा ही बार बार आप कल्पना करेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ सच में कुछ भेद रहा है। ये फिर से एकदम बीचों बीच जो स्पाइन वाला हिस्सा होता है ना वहाँ से गुजर रहा है, ऐसा महसूस कीजिए कुछ। यही सांस, प्राण बोलते हैं इसको। ये जो वायु है आध्यात्मिकता में, हठ योगा में प्राण बोलते हैं। ये पूरा खोल लीजिए, कंप्लीट ऐसे खोल लिया, फिर एक चक्र हो गया। फिर से थोड़ा सा रिलैक्स 1-2 सेकंड के लिए, फिर से 2 और करेंगे। खोलिए पूरा आँख, उन्मनी मुद्रा, पूरा ऐसे पूरा आँख खोलिए कंप्लीट, और यहाँ धीरे 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 बंद। नीचे जा रहे हैं, शरीर नहीं झुकेगा। शरीर का जो पैरामीटर से ध्यान की मुद्रा एकदम टाइट होकर बैठना है वही रहेगा। नीचे जाइए जाइए जाइए, देखिए अभी आपको ध्यान लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप अगले अगले चक्र में जा रहे हैं ना, प्यूरिटी आएगा, देखिएगा। इसी को साधना बोलते हैं। बार बार करने से ना साधना में चला जाता है। फिर ऊपर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, हृदय, आज्ञा, सहस्रार, यहाँ एक और लास्ट करेंगे। लास्ट पूरा सजगता का खेल है, बस इसमें कुछ फिजिकल करना ही नहीं है, बस सजगता कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर आ रहा। कुंडलिनी जागरण में ये मदद करता। धीरे 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 नीचे ले जाइए, नीचे जा रहा, मूलाधार तक जा रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। और फिर थोड़ा देर होल्ड कीजिए, और फिर से जब इनहेल कर रहे हैं ऊपर आ रहा, जैसे कुआं से सामान उठाते ऐसे इनहेल के साथ आ रहा ऊपर आ रहा। यहाँ खोपड़ी जहाँ हम सिक्का लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं ना, टिक्की तक का वहाँ जा रहा, वहीं क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र का वही स्थान है, शिखा के स्थान पर। और यहाँ फिर नॉर्मल। तो ये उन्मनी मुद्रा हो गया। अब हम ओम चैंटिंग करते हैं, ठीक है। कुंडली जागरण नहीं करते हैं, यही है। उस कुंडलिनी जागरण के बहुत सारे तरीका है, वन ऑफ द तरीका है। देखिए कुंडलिनी जागरण क्या होता है, आपको हाइपर मोड में डाल देगा। वो एक दिन में नहीं होता है। हाइपर मोड मतलब समझते हैं ना, कोई कोई आदमी को आप देखिएगा, जैसे अपने जो मेरे नाम वाले हैं उधर दिल्ली में बैठते हैं, तो क्या है वो हाइपर मोड में आदमी है, नॉर्मल मोड नहीं है। मतलब किसी चीज़ को करना है तो आइडिया आया तो इमीडिएट वो प्लान बना देता है, और प्लान बनाता है तो इमीडिएट एग्जीक्यूट कर देता है, और तुरंत रोड मैप तैयार कर देता है, और कैसे ये साइन कर देता है, डिलीगेट कर देता है। आप देखते हैं ना वे ऑफ वर्किंग, वो क्या है, वो हाइपर मोड बोलते हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गया है। और एक उसी का उल्टा, सोचेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, है ना। अभी तो कैसे करेंगे, अभी तो गर्मी का मौसम है, अभी तो कैसे करेंगे, अभी लगन है, अभी तो बीमार है। एक दूसरा मोड वो होता है ना व्यक्ति का, देखते हैं, मतलब वो बहाना ढूंढने के चक्कर में रहता है कि क्या हम बहाना ढूंढ लें कि अभी ना करना पड़े, टालम टोल, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। तो जब कुंडलिनी जागरण होता है तो सिर्फ आपके आइडिया नहीं, एकदम स्पष्टता आ जाता है कि मुझे करना है कि नहीं, है ना। लक्ष्य की प्राप्ति जो होता है, जीवन के लक्ष्य आपको क्या है, मुझे क्या करना है, ऐसे नहीं फालतू फंड के कहीं भी कुछ कर लिया, है ना। एक तो लक्ष्य हो जाता है, और दूसरा आपके लक्ष्य में जो है वही काम करेंगे, दूसरा करेंगे नहीं। और लक्ष्य अगर आपको पता लग गया कि ये करना है तो अभी करें, वो मेन होता है कुंडलिनी जागृत का, टालम टोल नहीं। अगर मुझे पता है कि उनसे बात करना है तो मैं थोड़ा माफ़ी मांग के ही बात करने का समय उचित है, क्या मैं आपको तंग करना चाहता हूँ लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ बता सकते हैं क्या। वो हिम्मत होना चाहिए, मतलब वो भाषा। अब किसी को रात में 10 बजे ऐसे नहीं ना, आप अगर पोलाइटली जेंटली बोलेंगे तो शायद 10 बजे भी आपको अटेंड कर ले, समझ रहे। अब आप क्या सोचेंगे, कल बतियाएंगे ना, तो पता लगा वो जो आइडिया आ रहा था ना
आइडिया हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है, ये जान लीजिए। आइडिया कभी लिक्विड और सॉलिड में नहीं होता, गैसियस होता है, उसको उड़ते देर नहीं लगता है। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो सिर्फ आइडिया नहीं, एनर्जी भी हो जाता है। बात करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, कहीं बात करना। अभी देखिए, महीना मुझे लगता है कम से कम 10 देश का तो चक्कर लगाता है बंदा, कम से कम। और स्टेट तो भूल ही जाइए, स्टेट तो ऐसे है जैसे कि हम पैरेड ग्राउंड का ये मारते महीना मुझे लगता है कि एक चक्र तो अंदर का तो 500 स्टेटों तो भूल ही जाइए, है ना। ये कहाँ से आता है? तो जब हमारे अशुद्धि हट जाते हैं, जब प्योर शरीर हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाता है, तब वो आता है। और कई व्यक्ति में वो जागृत हो जाता है लेकिन वो निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी गुरु होते हैं, महागुरु, वो जागृत नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसका निगेटिव, जितने भी राक्षस सब हैं उनके क्या हुए थे, सब जागृत स्टेट में थे। जो रावण था वो आम व्यक्ति नहीं था ना, एक आम राजा नहीं था ना, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसको क्या किया, निगेटिवली इस्तेमाल। तो कुंडलिनी शक्ति जो है इतना ज़्यादा शक्ति वो दे देता है, तो निगेटिव होने की भी संभावना, आपको अहंकार जग गया कि मेरे सामने कोई कुछ है ही नहीं, ये भी संभावनाएं होती है। तो कुंडलिनी शक्ति सीधा जागृत नहीं करना चाहिए। अधिकतम हमारे जीवन में जैसे साधु वगैरह करा देते हैं और वो रास्ता बदल लेता है, तो हमें वो वाला चीज़ में नहीं जाना कि निगेटिविटी आ जाए। तो इस सबका नहीं होगा, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आप आसन में सिद्धता होना चाहिए, सबसे पहला, कि आप सारे आसन, आपका बॉडी नहीं बेंड हो रहा, यही नहीं उठ रहा, वही नहीं उठ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले स्टिफनेस, मतलब आसन जितने हैं सब थ्रू हो जाना चाहिए, एडवांस वाला। उसके बाद जो प्राणायाम है, जो बोलता है कि आपका 4 ब्रेथ जो सिद्ध होने के लिए है कि मिनट में 4 सांस होना चाहिए। अब वो 4 कैसे करेंगे? नॉर्मल व्यक्ति 15 करता है, अभी हम लोग 6-8 पर पहुँचे होंगे, मोस्टली 6-8 पर। वो 4 पढ़ ले जाइए। फिर भोजन, सात्विक आहार होना चाहिए, है ना। आहार व्यवहार जो हम लोग यहाँ उल्टा सीधा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो ये सब में बहुत ही मुश्किल होता है। अब जैसे हम हैं कस्टमर, पब्लिक सर्विस में हैं, तो पब्लिक सर्विस में आपको संभव नहीं है, कभी थोड़ा सा एग्रेशन भी चाहिए, कभी थोड़ा पैम्परिंग भी चाहिए, मतलब जबकि वो उसमें बोलता है कुंडलिनी में कि समभाव में रहना है। तो समभाव में रहेंगे तो कैसे होगा? कभी डांटना भी पड़ता है, कभी प्यार भी करना पड़ता है, कभी थोड़ा सा ये भी करना पड़ता है, मतलब बहुत मॉड्यूलेशन लाना पड़ता पब्लिक इसमें। जबकि संत वाला में वो नहीं बोलता है, वो बोलता है कोई भी है तो एकदम इक्विनिमिटी मेंटेन करो। इक्विनिमिटी आप सामाजिक में करेंगे तो नहीं होगा ना, है ना। तो धीरे धीरे हम प्रयास कर सकते हैं, है ना। चलिए ओम चैंटिंग में आते हैं। लास्ट टू पामिंग। आंखों पर रखिए, फिर चेहरा को सहलाइए। और ये पूरे शरीर को प्यार दीजिए, खुद ही प्यार दीजिए। किसी और से पाने की आपकी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, अभिलाषा ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप खुद ही इतना प्यार करेंगे। जो अमीर होता है वो भिखारीपंती नहीं करता, ऐसे ही हो जाता है। हम खुद ही इतना प्यार करते हैं तो किसी और के लिए ललायित नहीं रहा, हमें ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के अधीन नहीं होते हैं। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ आभार प्रकट करेंगे ईश्वर को। आपका ही श्रेय जाता है मेरे जीवन की तमाम उपलब्धियों के लिए। और यहाँ स्लोली दाहिना होके एग्जिटिंग फ्रॉम पोजेज। पोस्चर करेक्शन। सांसों को नॉर्मल हो जाने दीजिए। पहले थोड़ा सा हमेशा कहीं तैयारी करना, ऐसे फट से नहीं, थोड़ा सा स्पेशली ब्रीदिंग से ब्रीदिंग को नॉर्मल हो जाने दीजिए। अब ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह आज का सेशन उन्मनी मुद्रा के लिए था, दोषा को जानने के लिए था। 29वां दिन। कल हम 30वां दिन में फिर से नई जानकारी, नई आसनों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।